हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है, इसमें बात की जा रही है जो इंडिया के फॉरेन अफेयर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। उन्होंने कुछ रिसेंटली अपना एक वक्तव्य दिया है इंडिया चाइना सिचुएशन के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल उस पर बेस्ड है। ये सेकेंड आर्टिकल जो है वो बात करता है जो एग्रीकल्चर, अभी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो फार्म बिल रिलीज़ हुए हैं उनके ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है फार्मर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, तो उसके ऊपर आखिर ऐसा क्या इशू है जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने अभी तक टच नहीं किए हैं अपने एक्ट्स में, उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की जा रही है। ये जो थर्ड आर्टिकल है वो बात करता है यूएसए के जो 46 स्टेट्स हैं और 2 जो आइलैंड स्टेट्स हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने फेसबुक के अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल किया है। तो उसके बेसिस पे फेसबुक को जो है वो ब्रेकअप करने की बात चल रही है, बिकॉज फेसबुक जो है वो 3 जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको ऑन करता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो इसके बेसिस पे ये पूरी तरह से जो है वो मोनोपोली का सिस्टम है जो चल रहा है, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ये जो थर्ड आर्टिकल है इसमें बात की गई है इंडिया में जो नर्सिंग सेक्टर है उसमें किस तरह से जो रेगुलेशंस हैं उसकी क्या कमियां हैं और उनको कैसे जो है वो दूर किया जा सकता है। ये जो थर्ड आर्टिकल है वो बात कर रहा है जो चाइना ने अपने बॉर्डर पे पर्टिकुलरली जो तिब्बत की काउंटी है, एक सिटी है, वहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि काफ़ी बड़ा होगा साइज़ में। तो उसके अगेंस्ट इंडिया भी जो है वो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो राइटर का यहाँ पे कहना है कि वो एक इको सेंसिटिव जोन है जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, और अगर वहाँ पे जो है इस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने की जो है एक तरह से पागलपन रहेगा तो उससे आने वाले टाइम में जो है वहाँ रहने वाले जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आज है मंडे, तो आज ये राइटर जो एडिटर है वो जो व्यूअर्स के आंसर देता है क्वेश्चन के, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो थर्ड आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने की तो बहुत बात हो गई, लेकिन उसको मिटिगेट करने की अभी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है कि आखिर कैसे एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। आजकल लोग जो हैं वो जागरूक भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को लेके, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे एयर पॉल्यूशन को जो है वो मिटिगेट किया जाएगा, तो उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल बात करता है। आज का जो कैरिकेचर है उसमें पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं वो अब उनकी जो ऑनगोइंग डिमांड थी उसमें एक और डिमांड ऐड हो गई है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने जो है प्रिजन में डाल के रखा हुआ है, या एनआईए एक्ट हो या अदर जो एक्ट्स हैं उसके बेसिस पे जो पर्टिकुलरली कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको जेल के अंदर रखा हुआ है तो उनको बाहर निकालना चाहिए, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे राइटर का कहना है कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबली, और उसको डिसाइड करने वाला जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर रहता है, और उसमें जो प्राइजेज़ हैं वो फार्मर्स को एमएसपी से भी कम मिलती है प्राइस। गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी पे 23 जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट करती है, बट मेजरली जो गवर्नमेंट है वो राइस और वीट के अलावा जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती। कुछ हद तक गवर्नमेंट जो है वो पल्सेस को प्रोक्योर कर लेती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो एक तरह से जो है वो जुलाई मंथ के लिए एक तरह से नेगेटिव है। लास्ट 3 मंथ में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को एक तरह से बढ़ा के प्रोक्योर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं वो कम होती जा रही हैं और फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का पूरा रेट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वीट है, जो गेहूं है, वो 20 से 40% जो है वो कम प्राइस से बिक रहा है कंपेयर टू एमएसपी। और दूसरी तरफ बात की जाए जो पैडी है, जो मार्केट प्राइस कुछ स्टेट्स में बहुत ही कम है एमएसपी से। तो दूसरी तरफ मेज की बात की जाए तो वो 40 से 60% है एमएसपी में लास्ट जो 3 से 4 ईयर्स के बीच में। गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स का जो है वो डिसाइड करती है, और वीट और पैडी जो है उसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट मेजरली करती है। तो इसकी वजह से जो है
वो ईस्टर्न और सर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं, बिकॉज वो उतना ज़्यादा जो है वो राइस ही प्रोड्यूस करते हैं और अदर क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। अब यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके पीछे जो है वो प्रॉब्लम है। पहला जो फैक्टर है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे कि जो मिडलमैन है वो एक तरह से कॉस्ट जो है उन्होंने कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है इंक्रीज़ कर दी है। दूसरा जो लोन डिफ़ॉल्ट का रीज़न है। दूसरी तरफ फार्मर्स जो है वो डिमांड करते हैं लोन बीवर करने की गवर्नमेंट से, और पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा जो लोन है वो ख़त्म नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको बीव ऑफ नहीं करती है, उसका उल्टा जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए जो 2010-11 में जो न्यूट्रिशन वेस्ड सब्सिडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, उससे फर्टिलाइज़र्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो डीजल सब्सिडी है उसको हटा दिया और इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो एक तरह से बढ़ रहा है, तो जिससे फार्मर्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो एक तरह से बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर जो एक तरह से जो है इनवायबल चीज़ जो है वो बन चुकी है, जिसको उगाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात कर रहा है कि इंडिया में नर्सिंग का क्या सिचुएशन है। तो 2020 जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। तो नर्सेस और मिडवाइफ हैं, उन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया है अभी पर्टिकुलरली जो कोविड-19 की सिचुएशन है, और इंडिया का जो नर्सिंग वर्कफोर्स है वो अबाउट 2/3 है उसका हेल्थ केयर वर्कफोर्स का, मतलब 67% जो है वो नर्सिंग स्टाफ है, बाकी जो है वो डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ है। तो जो कि 1.7 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन है, जो कि WHO जितना भी पर्टिकुलर जो नॉर्म है उससे भी 43% लेस है, मतलब ज़्यादा भी है फिर भी WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कम है। दूसरी तरफ बात की जाए कि इंडिया में 2.4 मिलियन नर्सेज हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है इस नॉर्म को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए कि यहाँ पे नर्स का नंबर कम भी है, और दूसरी तरफ जो ये सेक्टर है उसके अलग ही चैलेंजेस हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस सर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ है और नॉर्दर्न स्टेट्स में नर्सिंग स्टाफ कम है। दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस का भी डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 3 ईयर्स का कोर्स होता है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, तो ऐसा कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है। दूसरी तरफ चैलेंजेस जो हैं और इसके कुछ सॉल्यूशन हैं। पहला बात की जाए तो अनइबल रेगुलेशन है, क्योंकि जो इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रेगुलेट्स हैं वो नर्सिंग एजुकेशन को जो है वो रेगुलेट करती है प्रिस्क्रिप्शन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन के बेसिस पे। और दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जाए कि नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, मीन्स आप 12th के बाद भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जो नर्सेज हैं वो ऐसे नहीं मिल पाते हैं जो पर्टिकुलर सेम जिन्होंने सेम एजुकेशन एक्वायर की हो। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो 50 से ज़्यादा बेड वाले जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही 12th के बाद वाले जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग में अपना कैरियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, उनको ही 6 मंथ के कोर्स के बेसिस पे अपने यहाँ पे रख लेते हैं, जिससे पर्टिकुलर उनकी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, जिससे वो आगे जो है हायरार्की में ऊपर जा सकें। यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए कि जो एक्ट है इंडियन नर्सिंग एक्ट, वो नर्सिंग एजुकेशन के अराउंड ही रिवॉल्व होता रहता है, उसमें कोई पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है, ना ही कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिस की। दूसरी तरफ बात की जाए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें राइट्स एंड सेफगार्ड पेशेंट्स और कंज्यूमर्स का जो है, पेशेंट्स को एज अ कंज्यूमर माना गया है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसमें डॉक्टर के ऊपर पूरी जो है वो ऑब्लिगेशन होता है। कोई भी मेडिकल लीगल इश्यूज़ में उसमें नर्स को किसी भी तरह से जो है वो एक तरह से लीगली लायबल नहीं माना गया है कोई भी एक्ट के लिए। इन कॉन्ट्ररी डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ऐसा जो है वो माना गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन जो है वो बिल लेके आ रही है। करंटली वो कंसिडरेशन में है, तो जब वो बिल आ जाएगा तो इसमें से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो फेसबुक है उसने उसके ऊपर 46 जो USA के स्टेट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और टेरिटरी ऑफ गुआम है, इन्होंने एक तरह से लॉ सूट फाइल किया है, जिसके बेसिस पे वो चाहते हैं
कि फेसबुक एक तरह से जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है और अदर जो प्लेयर्स हैं जो आना चाहते हैं उसी स्पेस में, उनको जो है वो आने के लिए कोई भी रास्ता ओपन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ उसके भी प्लेटफॉर्म पे कुछ जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपना एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो उनको भी वो कर्टेल कर देता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह बात की गई है कि जो व्हाट्सएप है उसको 2014 में 19 बिलियन जो यूएस डॉलर है उसमें एक्वायर किया था, लेकिन अभी तक उसका जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं किया है। तो आखिर उसका मोनेटाइजेशन फेसबुक ने इस एक तरह से ब्रॉड माइंड लेके नहीं किया है कि अगर उसको मोनेटाइज किया जाएगा तो उसके जो कुछ कंज्यूमर्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो उससे जो है वो एक दूसरा थर्ड पार्टी के लिए एक ऑप्शन ओपन होगा कि वो अपना जो है इसी तरह का ऐप जो है वो लॉन्च करे। और अभी पर्टिकुलरली अगर उसका जो है मोनेटाइजेशन नहीं होता है तो पर्टिकुलरली जो कंपनी है वो कंटिन्यूस सक्सेस फेसबुक से अपना रेवेन्यू जनरेट करके कर सकती है। यहाँ पे बात की जा रही है कि फेसबुक का जो रेवेन्यू था वो 70 बिलियन था लास्ट ईयर, और साथ में जो है 800 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इससे जो लॉ सूट है वो फेसबुक के जो बिज़नेस हैं उसको एक तरह से डिसरप्ट कर सकती है। और अभी पर्टिकुलरली जो बिग टेक कंपनीज़ है जैसे गूगल है, फेसबुक है, उनके अगेंस्ट जो है अदर जो कॉन्टिनेंट है जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप में और यूएस में स्पेशली उनके ऊपर जो है वो लॉ सूट फाइल की जा रही हैं। बिकॉज एक तरह से ये जो कंपनीज़ हैं वो एंटी ट्रस्ट के ऊपर कोई भी काम नहीं करती हैं, दूसरी तरफ जो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है इसके ऊपर जो है वो वर्क नहीं करती हैं, जिसके बेसिस पे इनके ऊपर जो है वो लॉ सूट फाइल किया जाता है। अब आगे चल के इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है कि पर्टिकुलरली जो सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट यूथ लीग है वहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें चाइना ने अनाउंस किया है कि वो एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है अपने 4th 5 ईयर प्लान के बेसिस पे, जो कि यारलोंग जेंगबो रिवर, जो कि पर्टिकुलरली जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है इंडिया में, और वो मैडॉक काउंटी में बनाना चाहता है। तो ये जो है वो 300 बिलियन किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनुअली प्रोड्यूस करेगा। किलोवाट आवर मतलब यूनिट, 300 बिलियन यूनिट्स जो है वो ऐसा समझ सकते हैं कि 1 मिलियन यूनिट डेली का जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो चाइनीज़ अथॉरिटी का कहना है कि वो चाइना को कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाने का काम करेगा 2030 तक, जो कि 2060 के बहुत पहले है, जो चाइना ने अपना एक तरह से टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरह से पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा दूर ना होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि वहाँ पे भी एक तरह से जो है वो 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अब यहाँ के मिस एडवांटेजेस क्या हैं, मिस एडवेंचर क्या है कि ओवर द पास्ट 20 ईयर्स में चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ देखा जाए तो पर्टिकुलरली वो जो रीज़न है वो अर्थक्वेक प्रोन रीज़न है, हिमालयन का जो बेल्ट है वो पर्टिकुलरली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है और सिस्मिकली वल्नरेबल एरिया है। तो अगर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि 600 मेगावाट का केमांग प्रोजेक्ट है और जो कि बेचोम और तेंगा रिवर पे है, और 2000 मेगावाट का सुबानश्री लोबर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो जो कि अदर साइड ऑफ द बॉर्डर है। तो चाइना ने अपने 55 में से 11 प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से जो एक जो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो 20वीं सेंचुरी के 15% जो अर्थक्वेक आए हैं पूरे वर्ल्ड में वो इसी रीजन में आए हैं, हिमालयन रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन जो है वो सेबरल बहुत बड़े बड़े जो मैग्नीट्यूड के 7 से ऊपर वाले मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं वो लास्ट 100 ईयर में यहीं पे आए हैं। तो एक तरह से ये जो रीज़न है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। तो गवर्नमेंट को इस तरह से जो मैडनिंग पेस में बढ़ने से पहले सोचना चाहिए, और हो सकता है गवर्नमेंट इस रीज़न को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो है वो एक तरह से ऐसा रीज़न घोषित कर दे जिससे कि आने वाले टाइम में लैंड यूज़ का जो चेंजेस है या डिफॉरेस्टेशन है उसको ना किया जाए। बिकॉज अभी रिसेंट जो रीज़न है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफॉरेस्टेशन किया गया, लैंड यूज़ चेंज किया गया। जैसे इंडिया चाइना की जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बॉर्डर रोड बना रही है जिससे डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज़ जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि एयर पॉल्यूशन के ऊपर उसको मॉनिटर करने के लिए 250 जो कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि कंटिन्यूसली एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं, और 800 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो इससे एयर क्वालिटी जो है वो बहुत हद तक जो है लोगों को इसके बारे में पता चलता रहता है, और एयर क्वालिटी का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है, और लोग भी इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। लेकिन एयर पॉल्यूशन को जो है मिटिगेट करने के लिए जो एफर्ट हैं उसके लिए जो पॉलिसी है और स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 2021 से लेके जो बजट है पर्टिकुलर पॉल्यूशन को रोकने के लिए वो बढ़ा है 2018-19 से, जिससे कि क्लीन एयर बनती जा रही है 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले रीजन में। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया है जिसमें पैनल प्रोविज़न है, जो कि पर्टिकुलरली अगर कोई पॉल्यूट करता है एनसीआर वाले रीजन में तो उसके अगेंस्ट काम किया जा सकता है। दूसरा जो है इंडिया BS4 से BS6 व्हीकल्स की तरफ आ गया। दूसरी तरफ ई मोबिलिटी पे बात की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो है सिलेंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इससे आने वाले टाइम में LPG कवरेज बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब जो पूसा रिसर्च ने बायोडिकम्पोज़र बनाया जिससे स्टबल बर्निंग ना की जाए और 15 डेज़ के अंडर ही 15 से 20 डेज़ के अंडर ही डिकम्पोज हो जाए जो भी स्टबल है। दूसरी तरफ UNDP जो स्टार्टअप लेट इनोवेशन जो है बना रही है जिससे कि पर्टिकुलेट मैटर को एक इंडस्ट्री के अंडर ही कट किया जा सके उसको एयर में मिलने से पहले ही। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ रही हैं। अब यहाँ पे आखिर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो AI का यूज़ भी कर रही है। जो ब्रिक क्लिन है पर्टिकुलरली ईंट के भट्टे हैं जहाँ पे ईंट बनाई जाती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम के साथ मिलके एक तरह से जो है वो ब्रिक क्लिन जो एक पर्टिकुलर स्पेस में है उनको इनकी जियो मैपिंग की जा रही है जिससे कि पता लगाया जा सके कहाँ पे कितना पॉल्यूशन जो है वो फैल रहा है। तो इनोवेशन अकेले टेक्नोलॉजी में ज़रूरत नहीं है, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, इन सारे डोमेन में भी इनोवेशन की ज़रूरत है जिससे कि एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बन सके जहाँ पे ये पता चल सके कि गवर्नमेंट एयर पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए क्या कर रही है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो एयर को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए और भी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, बजट एलोकेट करना चाहिए, टेस्टिंग को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ मोबिलाइज जो प्राइवेट सेक्टर पॉपुलेशन है, बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइज हैं, उनको इनोवेट करना चाहिए, अपने ऑपरेशन एक बनाना चाहिए एमिशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जिससे कि इंस्टीट्यूशनल कार्बन फुटप्रिंट है उसको लो कर किया जा सके। और प्राइवेट सेक्टर इसमें एक पोटेंशियल उसको एक बहुत बड़ा मार्केट इसमें मिल सकता है जिसमें कि वो वर्क कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।